हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ते हुए हम लोग रीतिकाल में प्रवेश कर गए हैं। रीतिकाल का प्रकरण 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं उत्तर मध्यकाल रीतिकाल प्रकरण 2, जिसमें रीति ग्रंथकार कवियों का वर्णन किया गया है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी शुक्ल जी के अनुसार। तो प्रकरण 2 आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। तो इसमें शुक्ल जी रीतिकाल के जो मुख्य मुख्य कवि हैं उन्हीं का विवरण देते हैं। सबसे पहले आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी। ये तिकुआपुर जिला कानपुर के रहने वाले थे और 4 भाई थे। चिंतामणि 4 भाई थे, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कानपुर में तिकुआपुर जगह पर हुआ था और ये कुल 4 भाई थे। चारों भाइयों के नाम थे, एक तो चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। और चारों ही कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों ही हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। चिंतामणि के पिता का नाम ध्यान रखेंगे, रत्नाकर त्रिपाठी। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्मकाल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। तो इनका जन्म शुक्ल जी बताते हैं कि संवत 1666 विक्रमी में, और अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1609 ईस्वी में। संवत में 1666 और ईस्वी में 1609। इनका कवि कुल कल्प तरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। तो ये कहाँ मिलता है, शिव सिंह सरोज में। ये पता चलता है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। तो ग्रंथ इनका ध्यान रखेंगे, एक कौन सा है, छंद विचार। एक तो हमने देखा कविकुल कल्पतरु और दूसरा छंद विचार। फिर तीसरा काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण। ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद है। कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और रामायण। इनकी बनाई रामायण कवित्त और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जयनंदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। प्रश्न बनता है कि चिंतामणि ने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम क्या रखा हुआ है, तो मणिमाल रखा हुआ है। आगे ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। कौन कह रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। किसके लिए, चिंतामणि के लिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। यही उदारत है तिन्हें जे परे मोह मधोदधि के जल फेरे। यही उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे। जे इनको पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहू जम घेरे। राजे रमा रमनी उपधान अभय बरदान रहे जन नेरे।
है बल भार उदंड भरे, हरि के भुजदंड सहायक मेरे। इक आज में कुंदन वेली लखी, मन मंदिर की रुचि वृंद भरे। अरविंद के पल्लव इंदु तहां, अरविंदन के मकरंद झरे। उत बुंदन के मुक्तागन हुए, फल सुंदर द्वय पर आनि परे। लखी ओ लखी यो दुति कंद, आनंद कला नंद नंद शिला द्रव रूप धरे। आखिन मूंदिवे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। केहू कहूँ मुस्काए चिते, अंगराय अनुपम अंग दिखावे। नाह छुई छल सो छतिया, हसी भौह चढ़ाए आनंद बढ़ावे। अजोबन के मद मत तिया, हित सो पति को नित चित्त चुरावे। पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की। ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को। तो ये थे चिंतामणि। अब आते हैं बेनी। दूसरे नंबर पर है बेनी। ये असनी के बंदीजन थे। बेनी बंदीजन कहा जाता है इन्हें। ये असनी के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्व बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। छहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता फहरे। फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी चुनरी के झबा झहरे। रस रंग भिरे अभिरे है तमाल, दो रस ख्याल चहे लहरे। नित ऐसे स्नेह सो राधिका श्याम, हमारे हिये में सदा बिहरे। कभी बेनी नई उनई है घटा, मुरवा बन बोलत फूकन री। छहरे बिजुरी छिति मंडल, छुए लहरे मन मैन भभू कनरी। पहिरो चुनरी चुनके दुलही, संग लाल के झूलहु झूकन री। और ऋतु पावस यो बितावत हो, मरी हो फिरी बावरी फूकन री। अब हम देखते हैं नंबर 3 पे महाराज जसवंत सिंह को। अभी तक हमने देखा बेनी बंदीजन को, अब देखते हैं महाराज जसवंत सिंह। देखिए जसवंत सिंह थे, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? तो मारवाड़ के थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। औरंगजेब को किसका डर बना रहता था? महाराज जसवंत सिंह का। इनका जन्म 1683 में हुआ था। महाराज जसवंत सिंह का जन्म 1683 में संवत में, और ईस्वी में देखें तो 1623 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सॉरी 26 में, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई। सोलह सौ 26 ईस्वी। वे शाहजहां के समय में कई कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? महाराज गज सिंह। जसवंत सिंह के पिता का नाम महाराज गज सिंह। और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। इनके भाई का नाम था अमर सिंह, पिता का नाम था गज सिंह। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। तो औरंगजेब ने इनको कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहां से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं।
जसवंत सिंह के बारे में शुक्ल जी का ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं जसवंत सिंह, और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। भाषा भूषण इनका कैसा ग्रंथ है, तो ये अलंकार पर लिखा गया है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन की इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे, और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से नहीं, हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए कवि की हैसियत से नहीं। कहते हैं कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। ये कथन शुक्ल जी का जसवंत सिंह के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया। तो इनका जो भाषा भूषण ग्रंथ है अलंकार से संबंधित, वो जयदेव के चंद्रालोक की छाया पर बनाया गया है और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया, और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त और जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक। ये सभी जसवंत सिंह के ग्रंथ हैं। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहां तक संबंध है, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं। तो ये कहां से लिए गए हैं, ये भाषा भूषण से है। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। पर्यस्ता अपनहुति पर्यस्त जुगुण एक को और विषय आरोप, होई सुधाधर नाही यह बदन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया है। कौन से, ये वाले चंद्रालोक के श्लोकों की छाया है कि अत्युक्तिर अद्भुता तथ्य शौर्योदार्यादि वर्णनम त्वयि दातारि राजेंद्र याचकाः कल्पसाखिनः, पर्यास्तापनुतिर्यर्ता धर्मात्रां निषिधयते, नायं सुधांशु किम तर्हि सुधांशु प्रेयसी मुख। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका, जिसे बंसीधर ने संवत 1792 में बनाया। बंसीधर ने अलंकार रत्नाकर नाम की टीका लिखी। दूसरी टीका प्रताप सिंह की है और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो भाषा भूषण पर कितनी टीकाएं लिखी गई, 3 टीकाएं लिखी गई। पहली है अलंकार रत्नाकर, बंसीधर ने लिखी। दूसरी प्रताप शाही ने, और तीसरी गुलाब कवि ने लिखी भूषण चंद्रिका। इसको ध्यान देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बिहारी कवि को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये काफी बड़े हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।